भारतीयता में एक शब्द है विशेष रूप से जो विद्या कहलाती है, और उपनिवेशी ताकतों ने भारत में एक नए शब्द को प्रस्थापित किया जो शिक्षा कहलाती है। तो आज राजस्थान के अपने बहुत प्यारे छोटे भाई बहनों से संवाद करते समय मैं इसी बात पर आपसे चर्चा करूंगा कि विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है। महाभारत कालीन अगर पौराणिकी को पढ़ें या राम के समय की पौराणिकी को पढ़ें तो आपको दो प्रकार के शिष्य मिलेंगे और दो ही प्रकार के गुरु मिलेंगे। एक गुरु हैं जो जंगल में रहते हैं और जो एक राजा के साथ पढ़ते हैं, राजा के बेटे के साथ पढ़ते हैं, और उसकी प्राण रक्षा में ये वादा ले लेते हैं उस राजा के बेटे से, राजकुमार से, कि जब मैं राजा बनूंगा तो हम दोनों दोस्त आधा आधा राज्य मिल बांट कर चलाएंगे। आप जानते हैं कि वो राजा कौन थे? वो राजा थे द्रुपद, और उनके दोस्त जो उनके साथ पढ़ते थे उनका नाम था द्रोण। लेकिन कालांतर में यही भोला भाला एक गुरुपुत्र जब राजा के दरबार में पहुंचा तो द्रुपद ने कहा कि तुम मूर्ख हो, बचपने में किया गया वादा मैं राज्य बांट के कैसे पूरा करूंगा, चले जाओ। और एक छोटी सी बात अपने मन पर ले ली गुरुवर द्रोणाचार्य ने, और उन्होंने शिष्यों की एक ऐसी कतार खड़ी की जिन्होंने आधुनिक भारत की जो पूर्व पीठिका है उसको तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन द्रोणाचार्य की इस छोटी सी घटना से एक कहीं गड़बड़ हो गई, वो ये कि गुरु शिक्षक में परिवर्तित हो गया। और शिक्षक की अपनी मर्यादाएं होती हैं। इस कॉलेज में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ाना है, इसमें जानना है, इसमें नहीं जानना है, ये शुल्क है, ये निशुल्क है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास शुल्क देने के लिए नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभा ऐसी है कि उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षा और ज्ञान दिया जाना चाहिए, तो उनकी नर्चरिंग हो रही है, उनको शिक्षा दी जा रही है। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि दुनिया जिन्होंने बनाई उन लोगों की शिक्षा कैसे हुई? मैं कल ही किसी से चर्चा कर रहा था, 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 से लेकर 1900 तक के बीच के 100 साल में विश्व में 3 ऐसे लोग हुए जिन्होंने आधुनिक विश्व जो आज हम जी रहे हैं इसके सोचने की दिशा बदल दी। जबकि उस समय ना इंटरनेट था, ना उस समय टीवी था, ना उस समय टेलीफोन था, ना उस समय हवाई जहाज थे, ना उस समय यह दूरसंचार का माध्यम था। लोग अलग अलग थे लेकिन सोच रहे थे। मैं इन तीनों का नाम लूंगा, आप इनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आप जानेंगे। एक थे कार्ल मार्क्स, जो प्रशिया के द्वारा संचालित जर्मनी के एक छोटे से हिस्से में रहते थे, लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। उन्होंने दुनिया को पहली बार सिखाया कि राजाओं, महाराजाओं और प्रजा के बीच बटी हुई जनता के बीच भी एक संवाद हो सकता है, जिसे साम्यवाद कहा जा सकता है, कि सब बराबर हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये उन्होंने सबसे पहली बार कहा। और हजारों वर्षों से एक सोच जो बंधी हुई थी कि नहीं साहब, हम तो भाग्य में छोटे हैं, हम प्रजा हैं, ये बड़े लोग हैं, ये राजा हैं, इस पर उन्होंने चोट की और दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। आप मार्क्स से असहमत हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप मार्क्स को खारिज नहीं कर सकते। आज 1/3 दुनिया कम्युनिज्म के विचार पर चलती है, और बटी हुई 2/3 दुनिया के 1/3 हिस्से में कम्युनिस्ट ताकतें या उस विचार की ताकतें सदा विपक्ष की स्थिति में रहती हैं। दूसरे हुए नीत्शे, जिन्होंने पहली बार बताया कि धर्म और सत्ता की इस भागीदारी के बीच मनुष्य की स्वतंत्र चेतना पिस रही है, हम और आप पिस रहे हैं, हमारी सोच पिस रही है। जिन्होंने पहली बार कहा कि भगवान मर चुका है और उसकी हत्या का अपराध हमारे ही हाथों पर है, हमारे ही हाथों पर उसका खून है। साथ साथ हुए, बराबर बराबर हुए। और तीसरे व्यक्ति हुए डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने पहली बार बताया कि बीमारियां केवल शरीर में ही नहीं होती, बीमारियां शरीर के बाहर भी होती हैं, मन में, मस्तिष्क में, सोच में, सपने में भी होती हैं। जिन्होंने कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस, उस ड्रीम्स के बीच की दीवारों को गिराकर लोगों के सपने सुने, लोग उन पर हंसे, लोगों ने उन्हें गालियां दी, लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। लेकिन एक दिन आया कि आज पूरी दुनिया किसी भी बीमारी से लड़ते वक्त सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को मानती है। कोरोना काल में भी दवाइयां बताई जा रही हैं, लेकिन साथ साथ हम सब लोग, शिक्षक लोग, गुरु लोग, आप सबसे कह रहे हैं कि मन को अच्छा रखिए, ऊर्जावान रखिए, दूरियां तो क्या हुआ, हम ये बाधा पार करेंगे। ये सिगमंड फ्रायड की सोच थी। 19वीं शताब्दी के इन 3 बड़े दुनिया बदलने वाले लोगों, एक जिसने व्यवस्था बदली, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, दूसरा जिसने धर्म के प्रति सोच बदली, और तीसरा जिन्होंने हमारी व्याधियों को लेकर एक नई सोच पैदा की। पूरी 20वीं शताब्दी में हमने ऐसे लोग पैदा नहीं किए। 21वीं शताब्दी के भी 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं
कोई आहट नजर नहीं आ रही। क्योंकि जैसा दुनिया सोचती है, जैसा दुनिया करती है, अगर आप भी वैसा ही करते हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं करेंगे, आप दुनिया में आएंगे और जाएंगे। सोचकर देखिए कि बाग में बैठे हुए एक छोटे बच्चे ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा। इसमें क्या नया है साहब, सेब तो नीचे ही गिरता है। लेकिन उसने खुद से यही सवाल किया कि सेब तो नीचे ही गिरता है, पर क्यों गिरता है? ये जो जिज्ञासा है, ये जो क्यूरियोसिटी है, अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूरियोसिटी कैन किल द कैट। ऐसे ही ऊबे हुए एक स्थूल शरीर के वैज्ञानिक ने अपनी खोजों से परेशान होकर और समझ में ना करके इसका सिरा क्या है, खुद को अपने बाथ टब में डुबोया और उसके अंदर जाने से बाथ टब का पानी बाहर आया और वो अधनंगा वैज्ञानिक सड़कों पर निकलकर भागा, यूरेका यूरेका, पा लिया। अगर उसने वो न किया होता तो ये आयतन घनत्व के सारे सिद्धांत न हुए होते। न्यूटन ने अगर ये ना सोचा होता कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, तो हम हवाई जहाजों में न चल रहे होते। मंगलयान, मिशनयान, मून यान, ये सब कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार की जिज्ञासा को समाज कभी भी आदर नहीं देता। बनी बनाई व्यवस्थाएं इनको कभी स्वीकार नहीं करती। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, चर्च ने कहा कि तुम झूठे हो क्योंकि भगवान लिख कर गया है पृथ्वी गोल नहीं है, और गैलीलियो की हत्या कर दी गई। आज सैकड़ों वर्ष बाद पोप ने क्षमा मांगी और कहा हमसे गलती हो गई, लेकिन वो विभूति तो चली गई। जो भी आदमी अलग सोचता है वो समाज की बनाई हुई लकीरों के बाहर खड़ा होता है, तो चूंकि वो बाहर खड़ा होता है तो उस लकीर के अंदर खड़ा हुआ समाज सदा उसे देखता है ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे हिंदी में एक शब्द है कूप मंडूक। एक कुएं में एक मेंढक रहता था। अचानक बाढ़ आई और नदी का, एक बड़ी नदी का, ब्रह्मपुत्र जैसे महानद का, गंगा जैसे विराट पाट का पला हुआ एक मेंढक बाढ़ के पानी में बहता हुआ अचानक आवेग से कुएं में गिर गया। कुएं में गिरा तो कुएं के मेंढक ने पहली बार विचित्र कोई प्राणी देखा, दूसरे प्लेनेट से आया हुआ। उसने कहा कि अरे वाह, आप कहां से आए? तो उसने कहा मैं नदी से आया हूं। वो सागर की तरफ जा रही थी, सागर नदी के मुहाने पर मैं था। तो उसने कहा सागर, ये क्या होता है? बोले काफी बड़ा पानी होता है। तो कुएं के मेंढक ने अपनी टांगें चौड़ाकर बताया कि इतना पानी होता है? तो सागर के मेंढक ने कहा नहीं बड़ा होता है। तो उसने थोड़ी छलांग मार के कहा कि इतना बड़ा होता है? बोले नहीं थोड़ा और बड़ा होता है। तो उसने एक लंबी छलांग मार के कहा फिर तो बहुत बड़ा होता होगा। बोले नहीं, इससे बड़ा होता है। तो उसने कहा अच्छा कुएं जितना होता है? बोले नहीं, कुएं से बड़ा होता है। उसने कहा झूठ बोलते हो तुम, नंबर 1 के फ्रॉड हो तुम। कुएं से बड़ा कुछ होता ही नहीं। हमारे दादा यहीं पैदा हुए थे, यहीं मरे, वो भी हमें बता के गए थे। उनके दादा हमारे सामने जिंदे थे, हमारे पिताजी भी ये बता रहे थे। क्योंकि उन्होंने कुएं से बाहर का पानी नहीं देखा था। तो कुएं के भीतर का पानी वो है जो आपको शिक्षा देती है, और कुएं से बाहर का पानी वो है जो आपको ज्ञान देता है। एजुकेशन के साथ साथ अगर आपने लर्निंग नहीं ली तो आप कुछ भी नहीं जान सकते। मैं अपने गांव जाता था, आजकल मैं अपने फार्म हाउस जाता हूं, तो जाने से पहले मेरे ऑफिस के लोग ये देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, और वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि साहब मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी है कि आज शाम गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर मौसम विज्ञान ने कहा है तो मान लो कि 90% नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम ये लगातार सुनते रहे हैं, लेकिन कई बार पढ़ते भी हैं। ये मौसम विज्ञान बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें वैज्ञानिक सोच लगती है, भौतिक विज्ञान के नियम लगते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज लगती हैं, इकोलॉजी लगती है, और उसके बाद एक कम दबाव का क्षेत्र, फिर ये गोला यहां से उठेगा, अगर चाल ये रही तो यहां पहुंचेगा। इसके अनुसार एजम्पशंस बनाए जाते हैं जो बहुधा सही ही होते हैं। अब तो काफी कारगर हो गई है ये। लेकिन मैं अपने गांव जाता था और मैं देखता था कि मेरे बड़े ताऊ जी, जिनकी शिक्षा दीक्षा स्कूल में नहीं हुई थी मेरे पिता और चाचा की तरह, वो शाम को मेरे साथ जाते हुए कैसे थे, आज तो राम जी बरसेगा बेटा। तो मैं उनसे पूछता था कि ताऊ राम जी क्यों बरसेगा? तो बताते थे अरे यो नहा रही है पंडाकता। और वो देख लेते थे कि एक छोटी सी पंडाकता नाम की एक छोटी सी चिड़िया धूल में नहा रही है, तो वो देखते थे कि आज पछाए से बरसेगा। कभी बता देते थे कि पूरब से बरसेगा। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ सिस्मोलॉजी में और न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ ओशन साइंसेस में एमटेक नहीं किया था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर और पीछे अपने बुजुर्गों से आई हुई ज्ञान की परंपरा से सीखा था कि हवा में अगर इतनी नमी महसूस हो, चिड़िया इस तरफ से मुंह उठाकर सांसें ले, तो इस प्रकार की आहट होने की संभावना है। यानी कि यह ज्ञान है। जैसे इन दिनों कोरोना काल में आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपको यह बता रहे हैं कि किचन में कैसे खाना बनाया जाए।
मेरी श्रीमती जी भी आजकल, जो कि प्रोफेसर हैं खुद एनवायरमेंटल साइंसेस की, उन वीडियोस को देखकर बहुत सारे खाने बनाती हैं, प्रयोग करती हैं और बाद में उन प्रयोगों को मुझ पे आजमाती हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी बात भी है। लेकिन मेरी माँ, जो किसी कुकरी क्लास में नहीं गई, जिनके ज़माने में यूट्यूब भी नहीं था, वो हम 5 भाई बहनों के संयुक्त परिवार, उनके ड्राइवर्स, उनके गनर्स, उनके साथ आने वाले उनके स्टाफ के लोग, इन 40-50 लोगों के लिए भी कड़ी बनाती हैं किस दिन हमारे पहुंचने पर, या दाल बनाती हैं तो मेरी तरफ देखते हुए मसालेदानी से उठाकर जितना नमक डाल देती हैं, ना वो ज़ुबान से 1 इंच नीचे रहता है, ना 1 इंच ऊपर रहता है। ये अनुभव से आया है। ये 78 साल की उंगलियों ने 14-15 साल से माँ के साथ खाना बनाते बनाते 60 साल में सीखा है। इसे ज्ञान कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ये अंतर समझ रहे होंगे कि शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है। अंग्रेजों ने जब इस देश की शिक्षा पद्धति का निर्माण किया और इसे बनाया, तो उनकी इच्छा थी कि दुनिया के 2/3 नक्शे पर फहराने वाला यूनियन जैक ऐसे सेवकों के हाथ में रहे जो सदा अगर सर उठाएं तो इस झंडे को सलामी देने के लिए उठाएं, चुनौती देने के लिए नहीं। और ऐसा मनोबल और ऐसी मानसिकता तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जिसमें आज्ञाकारी, अनुशासन प्रिय नौकर तैयार हो सके, जिसमें इंजीनियर तैयार हो सके, साइंटिस्ट तैयार ना हो सके, जिसमें लिपिक तैयार हो सके, लेखक तैयार ना हो सके, जिसमें विरुदावलियां लिखने वाले तैयार हो सके, विद्रोह की कविता लिखने वाले तैयार ना हो सके। और इस शिक्षा नीति को वो भारत में सौंप कर चले गए। दुर्भाग्य का विषय है कि 70 वर्ष बाद इनकी सत्ता और उनकी सत्ता, दोनों की सत्ता की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। और आज जो ये ऐप काम कर रहा है, बेसिकली ये काम इनका था ही नहीं, ये काम स्टेट का था, जिसे राज्य कहते हैं, एक बेनिफिशियरी स्टेट कहते हैं, एक लाभदायक राज्य योजना कहते हैं, जिसके लिए हम वोट देते हैं, जिसके लिए हम टैक्स देते हैं। मैं अगर 100 रुपए कमाता हूं तो 18% जीएसटी देता हूं, 33% इनकम टैक्स देता हूं। इस प्रकार 51% पैसा देने के बाद बचे हुए 49% में भी टैक्स देता हूं, और 100 रुपए में से 15 रुपए में अपना घर चलाता हूं। ये जो 85 रुपए मैंने दिए थे, ये इसीलिए दिए थे ताकि मेरी संततियों को, आपको शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, सड़क मिल सके, पानी मिल सके, बिजली मिल सके। शिक्षा चूंकि स्टेट दे नहीं पाया, तो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए लोगों को अपनी नौकरियां छोड़कर यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी कि हमारे रहते हमारी पीढ़ियां अशिक्षित नहीं रहेंगी। स्वास्थ्य चूंकि स्टेट दे नहीं पाया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फौज आई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, ईश्वर उन्हें लाभ दे। एक दिन बाद उनकी समझ में आ गया कि कोरोना बचाए ना बचाए, ये अस्पताल तो नहीं बचा पाएगा जो मैंने बनाए हैं, जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं। तो अगले दिन वो प्राइवेट अस्पताल में चले गए। यानी कि प्राइवेट अस्पतालों की चयन इसलिए आई क्योंकि स्टेट फेल हुआ। पानी, नीचे का पानी, भूगर्भ का पानी, जो आने वाले 1 लाख वर्ष बाद की मेरी संततियों के लिए था, वो आपने खराब कर दिया। क्योंकि नदियों के किनारे आपके द्वारा जो बसाए गए हैं और जिनकी दलाली से राजसत्ताएं पलती हैं, उनके कारखाने हैं, और बिना ट्रीटमेंट का वह विष, वह जहर जमीन में डाला जा रहा है। इसलिए सबमर्सिबल्स आए ताकि प्राइवेट पानी आ सके। बिजली आप पूरी दे नहीं पाते, इसलिए इन्वर्टर्स की फौज आई। और बड़ा अच्छा लगता है जब भारत रत्न इन्वर्टर बेचते हैं, और हम सब खरीदते हैं, आप और मैं खरीदते हैं, ताकि घर में उजाला हो सके, हमारे बच्चे पढ़ सकें। इसके बाद आई सड़क, जो मुझे देने की आवश्यकता थी, जिसका मुझसे टैक्स भी लिया गया था। कार खरीदते समय पैसा लिया गया था, लेकिन मैं कार में टैक्स का पैसा देने के बाद जब सड़क पर आया, तो 4 लेन हाईवे पर मुझे 4 आदमी मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि 500 रुपए दो। तो मैंने कहा किस लिए? बोले सड़क बनाई थी। मैंने कहा इसका तो टैक्स दिया था मैंने, 2 बार दिया था। बोले नहीं, ये अच्छी बनाई थी, इसका अलग से दो। तो मैंने अलग से दिया। लेकिन उस सड़क पर चलता हुआ जयपुर हाईवे पर जब मैं दूदू में नीचे उतरा, तो कार हिलने लगी। वहां कोई 200 रुपए लौटाने के लिए भी खड़ा करना चाहिए था कि ये वापस ले लो, ये खराब सड़क है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सब चीज, यहां तक कि आपकी निजी सुरक्षा, सरकार आपसे वादा नहीं करती कि आपको बचा पाएगी, या बाहर सड़क पर जाती हुई आपकी मां, बहन, बेटी के गले से कोई चैन खींच कर नहीं ले जाएगा, इसका वादा नहीं करती। इसके लिए आप गार्ड्स रखते हैं। हर कॉलोनी ने पैसे इकट्ठे करके बाहर 2 पुराने सैनिक बिठा लिए हैं, जो अपनी बंदूक लिए बैठे रहते हैं ताकि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए। तो स्टेट नहीं दे रहा। जब आपदा आएगी तो शिक्षा काम नहीं आएगी, ज्ञान काम आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक उजाला और बहुत अधिक अंधेरा, इसमें केवल 3 चीज काम आती हैं। अध्ययन, स्कॉलस्टिज्म, कितना पढ़ा है आपने, आध्यात्म,
कितनी स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, और लर्निंग आपने अपने माँ बाप से, अपने गुरुओं से, अपने बड़ों के पास बैठकर क्या सीखा है। दुर्भाग्य यह है कि सारी सोच केवल इस बात पर निर्भर है कि डिग्रियां कैसे मिलें और परीक्षाएं कैसे पास हो। इसलिए भारत सबसे ज्यादा इंजीनियर बना रहा है, लेकिन एक 22 साल का मार्क जुकरबर्ग पैदा नहीं कर पा रहा, जो केवल 12वीं करने के बाद फेसबुक का एक टूल देता है हमें, जिस पर पूरी दुनिया बंद करा जाती है, क्योंकि हम साइंटिस्ट पैदा नहीं कर पा रहे। साइंटिस्ट को पैदा करने के लिए स्टेट को, समाज को जो फ्री माइंड देना पड़ेगा, हर व्यक्ति इन चुनौतियों से लड़कर बाहर निकल आए, यह संभव नहीं होता। मुझे आश्चर्य होता है खबरें सुनकर कि सफलता के इतने आसपास गए हुए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुझे बहुत दुख है कि मेरा एक बहुत प्यारा छोटा भाई, जिसके साथ मैं एक फिल्म भी कर रहा था, चंदा मामा, जिसमें मैंने गीत लिखे थे और वो एक्टिंग कर रहा था, नासा में उसने ट्रेनिंग ली थी, सुशांत सिंह राजपूत, लड़ाई बीच में छोड़ के चला गया, जबकि वो एक लोकप्रिय लड़का था और उसने अपने सपनों को चेज करना बचपन से सीखा था। 11वीं में तो उसने फिजिक्स ओलंपियाड जीत ली थी भारत भर की। 12वीं करने के बाद उसने 11 इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आजकल विश्वविद्यालय है, उसमें उसकी पहले 10 में रैंकिंग आई थी। हालांकि तीसरे साल के बाद वो चला गया था छोड़कर फिल्मों में काम करने के लिए। वहां छोटे पर्दे पे बहुत सफल रहा, फिल्मों में भी बहुत सफल रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे में से बहुत सारे, हमारे घरों के बच्चे, लड़के लड़कियां, उनको यह बताया गया है कि जिंदगी में यह चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यह चीज इतनी महत्वपूर्ण है। मैं लंदन में था एक सेशन करने के लिए ऐसा ही, और वहां लोग बाग 2 दिन का सेशन था, लोग अपने सवाल जवाब पूछते थे। तो जो कराने वाले थे वो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लंदन में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे एक परिचित हैं बॉम्बे के, वो पब्लिक में सवाल नहीं पूछ सकते पर्चे से, वो आपको मिलना चाहेंगे। तो मैं मिला, तो एक 60-62 साल की महिला थी और एक 67-68 साल के एक सज्जन थे। दोनों आए और दोनों बड़े उदास थे। मैंने कहा कहिए अंकल। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं IIT में पढ़ाता था बेटा, और मेरी वाइफ हैं, ये कॉलेज में पढ़ाती थी। हम दोनों ने मिलकर अपने इकलौते बेटे को, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, बचपन से उसे बहुत पढ़ाया, सब चीज़ों में नंबर 1 रखा, हर चीज़ से दूर रखा, फिल्मों से, सब चीज़ों से दूर रखा, नाचना गाना फिल्में सब, और कहा कि बेटा कोई बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। और उसको IIT में टॉप कराया, फिर उसने IIM से पढ़ाई की, फिर वो विदेश में पढ़ा स्टैनफोर्ड में। अब उसकी अमेरिका में कंपनी है, एक चाइनीज़ लड़की से उसने शादी कर ली है, सब कुछ ठीक है, नागरिकता मिल गई है, हमारा भी ध्यान रखता है, पैसे भेजता है, हमें भी कमी नहीं है, पर हमारी केयर नहीं करता। एक बेटे का माँ बाप के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो नहीं है। इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा कि आपके सवाल में ही आपका उत्तर है। आपने अपने बच्चे को सिखाया था कि सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ो, आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। उसे छोड़ने की इतनी आदत पड़ गई कि जिन्होंने सिखाया था वो नहीं छोड़ के आगे निकल गया। उसे समझ में आ गया कि आगे निकलना महत्वपूर्ण है। तो आगे निकलना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी मनुष्यता के साथ आगे होना महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब आजादी आई थी तो हिंदुस्तान के महान कवि और भारत के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बात कही थी, एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान, एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान, लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। धर्मदीप्त विज्ञान, साइंस इनलाइटेड विद रिलीजन, और रिलीजन कैसा? मनुष्यता का। E=mc² साइंस है, लेकिन E=mc² में मनुष्यता जुड़ी होती तो हिरोशिमा नागासाकी पर बम न गिरता, क्योंकि उसमें मनुष्यता नहीं थी, इसलिए बम गिरा गया और लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग आज तक भी वहां परेशान हैं। सिर्फ उससे बिजली बनती, उससे उजाला बनता, ताकि आधी रात कोई आदमी अपने घर का रास्ता भटककर जंगल में ना पहुंच जाए। और कमल, कमल किसका प्रतीक है? सत्यम शिवम सुंदरम, द ट्रुथ, द ब्यूटिफुल एंड द बिनोवेलेंट। यह दुनिया में अकेला केवल हिंदुस्तान सिखा सकता है, यह आप सिखा सकते हैं, यह हम सिखा सकते हैं। अमेरिका के पास कोई अतीत नहीं है, और कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास वर्तमान नहीं है। आप अकेले देश हैं जिनके पास एक शानदार अतीत है और एक बेहद खूबसूरत वर्तमान और भविष्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि जिस महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ जैसे महान और अजेय दुर्गों का लोभ छोड़कर अरावली के भीषण पत्थरों के बीच
अपने दुधमुहे शिशु के हाथ से घास की रोटी छीनते हुए देखकर भी अपने स्वाभिमान का युद्ध नहीं छोड़ा था, उसके वंशज आत्महत्या कैसे कर लेते हैं, सोच कैसे लेते हैं? मुझे यह समझ में नहीं आता कि स्वयं को अजय और जिल्ले सुभानी मानने वाले मुगल साम्राज्य के आखिरी आदमी औरंगजेब को बीजापुर में एक घटिया मौत देने वाले, केवल एक मां और गुरु के आशीर्वाद से संकल्पित शिवाजी महाराज के वंशज आत्महत्या कैसे कर लेते हैं? मुझे यह समझ में नहीं आता कि एक छोटी सी रियासत झांसी के स्वाभिमान को अपने कंधों पर लेकर, अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर और अश्व की वल्गाएं दांतों में लगाकर, दोनों हाथों में तलवार उठाकर यह कहने वाली हिंदुस्तान की बेटी कि जब तक मेरी रगों में खून है अंग्रेजों की औकात नहीं कि झांसी पर कब्जा कर ले, उसकी बेटी आत्महत्या कर कैसे लेती है? मुझे यह समझ में नहीं आता कि 4 साल की उम्र में खेत में डंडियां बोने पर अपने पिता से पूछे जाने पर कि क्या कर रहे हो, तो यह जवाब देने वाला कि बंदूकें बो रहा हूं, बड़े होकर अंग्रेजों को मारूंगा। ऐसे भगत सिंह जिन 23 साल की उम्र में जो फांसी के फंदे पर झूलते हैं, उनके वंशज ड्रग्स की चपेट में रिहैब जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि अल्फ्रेड पार्क में अपने माउजर की आखिरी गोली तक लड़ने वाले और आखिरी गोली अपने सिर में उतारकर यह कहने वाले कि भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, ऐसे चंद्रशेखर आजाद के वंशज आत्महत्या कर लेते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जलियांवाला बाग में 19 साल की उम्र में अपने सामने एक नृशंस हत्याकांड देखने पर लंदन पानी के जहाज से जाकर 21 साल प्रतीक्षा करने के बाद जनरल डायर की छाती में गोली मारने वाले ऊधम सिंह के वंशज आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने खानदान का इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। इसका मतलब यह है कि आपके लिए हीरो हीरोइन हैरी पॉटर हैं। इसका मतलब यह है कि नेटफ्लिक्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट के सहारे उतरती हुई दुनिया के रोमांच को आप सच समझते हो। मेरे दोस्तों, ये पश्चिम आपसे सब कुछ छीन कर ले गया है। मुझे दुख होता है कि मैं इंग्लैंड जाता हूं तो लंदन के पुराने किले में 18 पाउंड लेकर, हमसे पैसे लेकर, हमारी ही गोलकुंडा की खान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा हमें दिखाया जाता है। और मैंने गाइड से पूछा कि यहां कैसे आया, तो गाइड ने पूछा, दिस वॉज गिफ्टेड टू अवर क्वीन। अच्छा, चोर को लोग भेंट करते हैं क्या? आप हमारे डकैती डालने आए थे, ये आखिरी चीज और रह गई थी, इस और ले जाइएगा। चुरा कर आप ले गए हैं, चोटे आप हैं, डकैत आप हैं। हमारी सरकारों की औकात नहीं है कि उनके गले पे हाथ डाल के कह सकें कि हमारा सामान है, वापस दो, और हमें वो देखना पड़ता है। मैं गया और मेरे साथ के स्टाफ के जो लोग थे उन्हें कोहिनूर देखना था, मैं तो देख चुका था। तो मैं चूंकि बड़ा था तो मैंने 18 पाउंड के 10 लोगों के टिकट दिए, 180 रुपए। तो वो गिनने लगा बार बार, तो मैंने कहा काट ले, हम अपने ही दे रहे हैं, अपना ही देखने के लिए, रख ले इसे, 20 रुपए तू भी रख ले इसे। यानी कि पश्चिम हमसे सब ले गया। पश्चिम 1000 साल तक हमारा स्वाभिमान ले गया। पश्चिम 1000 साल तक हमारी प्राच्य विद्याएं ले गया। पश्चिम 1000 साल तक हमारी लड़ाई लड़ने की शक्ति ले गया। हमने आज़ादी जब लड़ी तो थके मन से लड़ी, इसलिए कुछ लोग लड़े, वरना कुछ लोग तो राय बहादुर ही रहे, सरनाइटी बनते रहे। प्रजा सुधार समितियां रहीं इस देश में। ये देश अजीब है, इसमें शहीदों का आकलन तो होता ही नहीं। सुभाष कहाँ रह गए याद नहीं रखता, गद्दार कौन थे ये भी याद नहीं रखता। अजीब हाजमा और अजीब स्मृति है इस देश की। आखिरी चीज बची है इस देश के पास, वो है इस देश की जवानी, जो ख्वाबों से बलबलाती है। जवानी देश बनाती है, जवानी समाज बनाती है। कोरोना में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई हैं यूरोप के उन देशों में जहां युवा कम है, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, जहां बूढ़े ज्यादा हैं। और भारत कमोबेश बचा हुआ है। सरकारों की कृपा नहीं है, उनकी कृपा तो पूरी हो जाए तो वो दूसरा इटली बनाए। हमारी खुद की इम्यूनिटी जो हमने खाया है, क्योंकि वह स्वस्थ हवा है, साफ स्वच्छ वातावरण है, स्वस्थ शरीर है। कोरोना को स्पेस मिला तो सरपट दौड़ा। यहां तो पहले से ही पान मसाला गले में था और गोलगप्पे खा रखे थे हमने टाटरी के, तो कोरोना गड़बड़ा गया कि किनके यहां आ गया हूं मैं, ये तो पहले से ही बहुत कलाकार लोग हैं। तो रुका इसलिए क्योंकि हमारी युवाओं की इम्यूनिटी ज्यादा है, हमारे देश की इम्यूनिटी ज्यादा है। उस पर वार करने के लिए एक नए प्रयोग प्रारंभ किया गया है कि आपको यह बताया जाए कि ये जो सब ज्ञान है यही सत्य है। दोस्तों, ये शिक्षा है और ज्ञान ये है कि आप अजेय परंपरा के वंशज हैं। ज्ञान ये है कि आप आखिरी सांस और आखिरी आदमी तक लड़ने वाली कौम के प्रतिनिधि हैं। ज्ञान ये है कि यहां 8 साल का बच्चा अष्टावक्र भी
अपने युग के सबसे बड़े महाज्ञानी राजा जनक के दरबार में जाता है तो उसके ज्ञान से प्रभावित होकर विदेह राज जनक अपना आसन छोड़कर नीचे उतर कर स्वागत करते हैं। ज्ञान यह है कि यहां का अरुणी अपने गुरु धौम्य की आज्ञा मानकर जब देखता है कि मेंढ में से पानी गिर रहा है और उसे हटा नहीं सकता तो खुद की ही दीवार में चिनाई कर देता है ताकि गुरु के खेत में पानी ना बढ़ जाए। ज्ञान यह है कि यहां अपने गुरु की आज्ञा पर, अपने पिता की आज्ञा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर देने वाले 10 गुरुओं की परंपरा है, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा है। तो मैं केवल जामवंत हूं, आप सब हनुमान हैं। आज के इस सेशन में मैं आपसे ये कहने आया हूं, काचुप साध रहे बलवाना। ये जो परीक्षा है जिनकी आप तैयारी कर रहे हो, बहुत छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लगे जाइए, बस इसको निपटा दीजिए, ऑनलाइन निपटा दीजिए। कहते हैं ना ऑनलाइन निपटा दिया जाए, लूडो ऑनलाइन निपटती है, ऑनलाइन निपटा दीजिए। ये 100% रिजल्ट पाएंगे आप, 100% रिजल्ट पाएंगे। बहुत छोटी परीक्षा है। इसके बाद दुनिया का दूसरा वितान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, दुनिया की दूसरी चीजें प्रतीक्षा कर रही हैं। और ध्यान रखिए, अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, अगर 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी 200% भारत की है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो इस देश की प्रगति को रोक सके। अंदर ही कुछ लोग जरूर हैं जो कर देते हैं, युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से, हमारे कवि ने कहा। लेकिन आपके अंदर जो आवेश है, आपके अंदर जो मिट्टी है, आपके अंदर जो कस्बाई एक लड़का लड़की है, वो आकाश छूना चाहता है। और यही प्रगति का कारण है। प्रगति अमीरों के कारण नहीं होती, प्रगति बेहद गरीबों के कारण नहीं होती, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षाओं के सिरे सिकुड़ गए हैं। जो बहुत गरीब है वो बहुत महत्वाकांक्षी इसलिए बहुधा नहीं होता, वो सोचता है कि कितना पार करूंगा इसे। और जो बहुत अमीर है उसकी महत्वाकांक्षाओं का आकाश तो वैसे ही सिकुड़ जाता है, वो अपने आप ही अपना एक छोटा सा दुनिया बना लेता है कि ठीक है। इसके बीच में जो 80% भारतीय फंसे हुए हैं, बल्कि ज्यादा मैं कहूंगा, ये है जो देश का इंजन होते हैं। इनके पास अगर साइकिल के पैसे नहीं है तो ये ख्वाब देखते हैं 10वीं क्लास से कि मैं साइकिल खरीदूंगा। साइकिल खरीदने के बाद कुछ दिन बाद एक ख्वाब देखते हैं कि एक मोपेड लूंगा पुरानी, फिर ख्वाब देखते हैं कि मोटरसाइकिल कब लूंगा, उसके बाद ख्वाब देखते हैं कि अल्टो कब लूंगा, उसके बाद ख्वाब देखते हैं कि इसे बड़ी इनोवा में कब तब्दील करूंगा, फिर ख्वाब देखते हैं कि मर्सिडीज कब दूंगा, फिर ख्वाब देखते हैं कि मैबैक कब लूंगा, और फिर ख्वाब देखते हैं थोड़ा और मेहनत करूं तो एक 5 सीटर जहाज भी ले लूंगा, अपने गांव जहाज से जाया करूंगा, अपने शहर जहाज से जाया करूंगा। ये जो सपनों का ईंधन है, जो उम्मीदों की भट्टी में डाला जाता है, इसी से देश की रेल पटरी पर दौड़ती है और देश प्रगतिशील कहलाता है। ये दूरियों के दिन है, कुछ दिन में सिमट जाएंगे, क्योंकि प्रकृति हमको बताना चाहती है। और राजस्थान तो वो प्रदेश है जहां प्रकृति की बेहद इज्जत की जाती है। अगर दुनिया के किसी ठंडे प्रदेश के किसी नागरिक को बुलाकर अरावली की पहाड़ियों में घुमाया जाए, गोगुंदा के आसपास घुमाया जाए और उससे कहा जाए कि इन पहाड़ियों पर इतने लाखों लोग कुर्बान हुए, तो वो कहेगा अरे इस पर क्यों कुर्बान हुए, इसमें ऐसा क्या खास है। क्योंकि वो स्वाभिमान की कीमत नहीं जानता जो माँ के आंचल पर किसी विधर्मी या विदेशी के पैर धरने पर टूटता है, अंदर से टूटता है। उसकी लड़ाई के लिए राजस्थान खड़ा हुआ है। राजस्थान से वो प्रदेश है जो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उस पर लिपट जाता है, जो एक मृग के एक मद्यप अभिनेता द्वारा मारे जाने पर उसकी लड़ाई दशकों तक लड़ता है। तो राजस्थान अपने पशुओं को, पक्षियों को, प्रकृति को आदर देना जानता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी निर्मिति में राजस्थान का बेहद योगदान है। और राजस्थानी शौर्य और आखिरी व्यक्ति तक जूझने की, सरकटने पर धड़ युद्ध करे ऐसी जाबाज जवानी को, मतलब आप देखिए कि सर कट गया, उसके बाद भी सेनापति गोरा ने अपना युद्ध जारी रखा। आपने पढ़ा होगा महाराणा रतन सिंह के सेनापति गोरा ने, और सामने जो खिलजी का सेनापति था उसका सिर काट दिया था अपने एक वार से। ऐसा जाबाज राजस्थान, वहां के किसी युवक युवती के मन में उदासी आए स्वीकार्य नहीं है। राजस्थान भी क्षमा नहीं करेगा और भारत माता तो शर्मिंदा होगी ही। तो आप सबसे अनुरोध है कि तैयारी करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और जीवन के कालखंड बटे हुए हैं। बचपन में खिलौने, जवानी में जोश और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है। ओम प्रकाश आदित्य की कविता है। बचपन में खिलौने, जवानी में जोश और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है। हिम्मत के हथियार हाथ से जो छूटे तो ना तन साथ देता है ना मन साथ देता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हर चीज का समय नियत है।
बचपन की सारी शरारतों को अगर आप बुढ़ापे में करेंगे तो लोग मूर्ख कहेंगे। ऐसे ही बुढ़ापे की ज्ञान गंभीर बातें अगर आप जवानी में करेंगे तो लोग आपको ढीला समझेंगे। लेकिन जवानी में जिस उद्देश्य परक जीवन को जीने की आपसे कामना की जाती है, उसे छोड़कर आप कोई और काम करेंगे तो इतिहास भी, समय भी, भविष्य भी कोई आपको आदर नहीं देगा। तो यह समय है आपकी परीक्षाओं का। मैंने आपसे कहा कितना हमको पता था जब कोरोना शुरू हुआ था 15 मार्च को कि यह हालत हो जाएगी हमारी जून जुलाई तक, कि बंद ही रहेंगे। हमको लगा 15 दिन की बात है, 12 दिन की बात है, काट लेंगे। हमको थोड़ी पता था, अभी भी पता नहीं है। तो ये कितना छोटा सा समय था, बीत गया यूं ही करके। तो ये आपकी एसएससी, ये सब आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं यूं हो जाएंगी। काम ही कितना है, ये किताब, ये किताब, ये किताब, ये किताब, यूं पढ़ना है बस। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा मानस लगाना है, और थोड़ा सा एक होता है डिटैचमेंट। द्रोणाचार्य ने जब शिष्यों की परीक्षा ली, एलिमेंट्री टेस्ट लिया, जैसे मिशन लेता है अपने पास बुलाने के लिए, तो उन्होंने एक चिड़िया दिखाई और कहा कि इस चिड़िया की आंख में तीर मारना है। तो किसको क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन ने कहा कि पेड़ है, नदी है, नाले हैं। वाह, युधिष्ठिर से क्या दिखता है? युधिष्ठिर ने कहा पेड़ दिखता है, चिड़िया दिखती है। सबसे पूछा, अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? बोले गुरुदेव चिड़िया की आंख दिखती है। बोले आसपास? बोले बाकी तो कुछ नहीं। चिड़िया किस रंग की है? बोले पता नहीं, आंख का रंग पता है। बोले ये अर्जुन बनेगा। और आप सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा से अधिक प्रेम अर्जुन को किया। अश्वत्थामा को ऐसे शस्त्रों की संचालन की शिक्षा नहीं दी जो अर्जुन को दी, और अश्वत्थामा को इस बात की नाराजगी भी रही। और जब उसने अपने पिता से पूछा कि मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे पाशुपतेय अस्त्र और जितने भी स्वर्गिक अस्त्र हैं, जितनी भी बड़ी बोफोर्स तोपें हैं, जितने भी बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, इन्हें चलाने की टेक्निक नहीं बता रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि केवल पुत्र होने से पात्रता नहीं मिलती कि इन मिसाइलों को चलाने की मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूं। इसके लिए ये स्पेसिफिक कोर्सेज करके आने पड़ते हैं, जिसका नाम ध्यान, जिज्ञासा, लगन, परिश्रम, अनुशासन और अभ्यास है। इन 6 पाठ्यक्रमों से अगर आप नहीं गुजरे हो तो आपको किसी बड़े अस्त्र को चलाने की योग्यता नहीं दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार या किसी भी एक नौकरी में आप किसी केबिन में बैठकर, किसी जगह बैठकर, किसी पद पर बैठकर कोई चीज चला रहे हो, चाहे उसका नाम जिला हो, चाहे उसका नाम तहसील हो, और चाहे पटवारी के रूप में गांव हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये 3, 4, 5, 6 परीक्षाओं के छोटे छोटे कॉर्नर घूम के आने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे राजस्थान में जो प्रदर्शनियां लगती हैं, मेला लगता है, उसमें झूला बाहर नहीं लगता, बीचों बीच लगता है। तो झूले की रोशनियों में घूमती हुई गांव की किशोरियों को देखने का अवसर तभी मिलेगा जब पास की जगह से मौत के कुएं की बगल से निकलकर आप वहां तक पहुंचेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सीधे वहां पहुंच जाएं तो ना रोशनी बचेगी ना मेला बचेगा। मेला लगता रहेगा, मिलते रहेंगे मिशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।